तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी आर शोन इन दिस फिगर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी व्हाट। तो यहाँ पे देखिए, ये एक मीडियम है ए और यहाँ पे एक दूसरा मीडियम है बी। तो लाइट जो है वो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये लाइट जो है ये नॉर्मल हो गया आपका, ये नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे जब ए मीडियम से लाइट मीडियम बी को जा रही है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है। तो यहाँ पे हमें पूछा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी व्हाट, ये हमसे पूछा है। चलिए इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का और है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हो गया इंटरफेस, ये हो गया नॉर्मल। तो लाइट रे कुछ ऐसे गई, दिस इज इंसिडेंट रे, और यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल जो लाइट है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ये जो एंगल बनाएगा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो अभी क्या होगा, अभी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है के, ठीक है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दूसरा मीडियम जो है दिस इज मीडियम ए, दिस इज मीडियम बी, ठीक है। तो हमें जो पूछा है बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो ये मीडियम में ये जो मीडियम ए देख रहे हो ये हो जाएगा आपका रेरर मीडियम, रेरर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट को इसी पाथ पे जाना चाहिए था। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया लाइट को इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन जो लाइट है ये मुड़ गई, बेंड हो गई, किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब ये जो मीडियम बी हो गया आपका, ये जो मीडियम बी हो गया ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है। तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी की ए के मुकाबले क्या हो जाएगी, लेस देन यूनिटी। अगर मैं मीडियम ए में लाइट की स्पीड अगर v1 लूँगा और मीडियम 2 में अगर लाइट की स्पीड में v2 लूँगा तो मेरा जो v1 होगा दैट इज ग्रेटर देन v2 होगा। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए इज लेस दैन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। ये आपसे पूछा है कि आप कोई मिरर के सामने खड़े हैं, किसी भी डिस्टेंस पे आप खड़े हो, द मिरर इज लाइकली टू बी व्हाट, और जो मिरर पे जो आपका इमेज बना है वो इरेक्ट ही बना है, ठीक है। तो बताइए वो मिरर कौन सा होगा। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी व्हाट,
वो क्या होगा? क्या ये प्लेन मिरर होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्लेन मिरर में जो इमेज है वो इरेक्ट होता है। क्या वो कॉन्केव होगा? नहीं, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो इमेज होता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। क्या वो कॉन्वेक्स होगा? हाँ कॉन्वेक्स बिल्कुल हो सकता है। या फिर ऑप्शन डी, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ये इसका फोकस और ये इसका फोकस है। दिस इज F1, ये F1 है और ये F2 है। तो आप देख सकते हो जो लाइट है फोकस के डायरेक्शन से पास हो रही है। देखिए इसे और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जो लाइट है ये फोकस से पास कर रही है। तो लाइट जब फोकस से पास करेगी तो निकलेगी कैसे? बिल्कुल पैरेलल निकलेगी, ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे। तो ये मेरा लेंस हो गया, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1, फोकस F2। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइट क्या होगा मेरा? फोकस से पास करेगी। फोकस से जब पास करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी कैसे? बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी डायरेक्शन में पास होगी। तो यहाँ पे हमें बस करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए आप यहाँ पे। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर 1। यही है मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑफ 15 सेमी इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, कोई कॉन्केव मिरर है जिसके ऊपर सनलाइट गिरने के बाद एक जगह पर पॉइंट हो रहा है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे जिससे आपकी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों की साइज सेम होगी। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया, तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं इसका। आराम से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर नज़र डाल दीजिए यहाँ पे। इसको जूम आउट कर लेते हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दिया है कि ये है एक कॉन्केव मिरर है आपके सामने, ये एक कॉन्केव मिरर है आपके सामने। ये सनलाइट आई, ये है सनलाइट आई, सनलाइट। ठीक है, और आने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन था, ये एक स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट किया। सो यहाँ पे दिया है कि मिरर से लेके स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है वो भी हो जाएगी, दैट इज 15 सेंटीमीटर। एंड अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन सिस्टम ये नेगेटिव में आएगा। और आपसे दिया है इमेज की साइज
और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों की साइज इक्वल होगी। तो आपसे पूछा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमें पता है मिरर फार्मूला में हमने ये भी देखा था कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू था। तो यहाँ पे इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों की हाइट कितनी है, सेम है, दैट इज माइनस भी अपॉन यू। ठीक है, सो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज पोल, दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहता है तो क्या होता है उसी टाइम ये लाइट रे पैरेलल आई हिट करने के बाद फोकस से पास करेगी। अगर कोई लाइट रे थ्रू फोकस से पास करती है तो वो उसी डायरेक्शन में मतलब पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इसी केस में क्या होगा, जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज दोनों की साइज सेम होगी। सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन था 15 सेंटीमीटर और हमें निकालना था ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ये हमें निकालना था। सो ये जो C और P, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो दैट इज रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, दैट इज 2 इंटू 15, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बीच में रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। ठीक है, चलिए फिर अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इफ द करंट आई थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, assume that temperature remains unchanged, the increase in power dissipated will be what? तो आपको कोई सर्किट दिया है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जितना करंट फ्लो कर रहा था अब करंट की जो वैल्यू है हम उसे 100% 100% अगर हम बढ़ा देंगे तो पावर में कितनी बढ़ोतरी आएगी, तो पावर में कितना परसेंटेज बढ़ेगा, यही हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए आंसर करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 10 का है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हम करेंगे। तो मान लीजिए सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V था और जो करंट फ्लो कर रहा था वो I था। सो पावर कितनी होगी, P इक्वल टू VI। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या होगा, जो करंट है हमारी सो करंट क्या करेंगे, करंट इंक्रीज किया कितना 100%, मतलब डबल हो गया। ठीक है, बिफोर करंट था I, अब नाउ अभी कितना करंट है, डबल हो गया, 100% बढ़ा मतलब डबल हो गया 2I। ठीक है नहीं, 2I।
तो करंट क्या हो गया, डबल हो गया। पावर का ये भी एक रिलेशन है और एक दूसरा रिलेशन भी है पावर का, दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम इसे। अगर पहले I करंट फ्लो कर रहा था और रेजिस्टेंस R था तो हमारी पावर की वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर। अब क्या होगा, जो करंट है वो डबल हो गया, मतलब 2I इसका स्क्वायर और R, सो P2 इसे P1 मान लेता हूँ और ये P2 है 4I स्क्वायर R। ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। सो पहले पावर था आई स्क्वायर आर, अभी पावर है 4I स्क्वायर आर। तो मैं दोनों पावर को कंपेयर करता हूँ तो मुझे मिलेगा Py अपॉन P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर अपॉन में 4I स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर कैंसल, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1/4। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा P2 इज इक्वल टू 4P1। ये मुझे मिला। ठीक है, तो पहले मेरी पावर कितनी थी, बिफोर पावर वाज P1 एंड नाउ पावर कितना है 4P1 माइनस P1 इज इक्वल टू 3P1। अभी जो बढ़ा, राइज इन पावर, तो पहले P1 था, अभी कितना बढ़ गया पावर, 3P1 बढ़ गया। तो हमें निकालना है पावर कितना गुना बढ़ा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, इंक्रीज इन पावर अपॉन में पावर इनटू 100। तो पावर हमारा कितना टाइम बढ़ा, 3 टाइम बढ़ गया। पहले कितना पावर था, P था, इनटू में 100, P से P कैंसिल, 3 को 100 से इंटू करूँगा तो 300% आएगा। तो मेरा जो पावर है वो 100% बढ़ गया। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डीपली पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आए। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed will be what। तो ये आपसे सवाल दिया है, तो चलिए आंसर करते हैं। पहले सवाल को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आंसर करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में एक बल्ब की रेटिंग दे दी है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट का और पावर दिया है 100 वाट का, और पूछा है अगर इसी बल्ब को हम 110 वोल्ट में जलाएंगे तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो पावर की जो फॉर्मूला हमें पता है दैट इज़ P इज इक्वल टू V² अपॉन में R। तो यहाँ पे मैं R की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि जो R है वो तो चेंज नहीं होगा ना, तो R इज इक्वल टू V² अपॉन में P। सो दैट इज़ V² 220 इंटू 220 डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल,
सो ये मेरा निकल के आ जाएगा 484 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी। सो अभी हमें सवाल में ये पूछा है कि अगर उसी बल्ब को हम 110 वोल्ट में अगर जलाएंगे तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है, ये हमने रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। सो सेम फार्मूला हम लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R, दैट इज P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R की वैल्यू 484। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 25 वाट। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा आंसर, ठीक है।